Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार। आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। नवी मुंबई, महाराष्ट्र, हमारा देश और दुनिया सभी कोविड से लड़ रहे हैं। काफी महीने हो गए हैं ये लड़ाई में और कभी लगता है कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन फिर हालात बिगड़ते जाते हैं। केसेस जिस तरह से हमें दिख रहे हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में नवी मुंबई में क्या हालात हैं? क्या इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो सही तरह से लड़ाई जा रही है? क्या सही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ कमियां हो रही हैं? इसी पे हम आज डिस्कशन करना चाह रहे हैं ताकि अथॉरिटीज पर और इंफॉर्मेशन पहुंचे, मैसेज पहुंचे और लोगों की जो आवाज है वो सामने आए कि किस तरह से लोग इससे लड़ रहे हैं। इसी के लिए हमने आज जो हमारा पैनल इनवाइट किया है वो उन लोगों का है जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कोई किसी की मदद कर रहा है दवाइयों से, तो कोई कोई सोशल काम से कर रहा है, कोई कुछ अनाज बांट रहा है। इस तरह से लगातार ये ग्राउंड पे ये पैनल है और वो जानते हैं कि किस तरह से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, कहाँ कमियां हो रही हैं। आइए मैं आपको इनसे मिलवा दूं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं दशरथ भगत साहब से, जो कि इस लड़ाई में खूब लड़ रहे हैं। इन्होंने हाल ही में काफी दवाइयां भी इन्होंने बांटी हैं और इस पे काफी काम कर रहे हैं और काफी इश्यूज इन्होंने उठाए हैं। इनके साथ में है किशोर पाटकर साहब, जो कि रीडेवलपमेंट के नाम से काफी जाने जाते हैं, लेकिन इस बार भी इन्होंने सोशल काम बहुत किया है और लगातार जुड़े रहे हैं ग्राउंड से। माइग्रेंट वर्कर्स को हमने देखा था किस तरह से इन्होंने मदद भी की थी। और मैं आपको मिलाना चाहूंगा नितिन कंधारी साहब से, जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी है। बट आज का जो शो है हम ये पार्टी वाइज नहीं कर रहे हैं, ये काम जो लोग कर रहे हैं उनके हिसाब से कर रहे हैं। कंधारी साहब ने भी बहुत काम अभी सोशल काम किया है, लोगों की मदद किया है, चाहे हॉस्पिटल्स और सब लेकर। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप लोगों से सभी से इंसाइट लेना चाहेंगे हम। भगत साहब, आपसे शुरू करता हूं मैं कि जिस तरह से हालात हैं नवी मुंबई के, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? आज के तारीख में नई मुंबई की जो हालात है वो हमें बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। क्यों ऐसा है आपको लग रहा है? हमारा एक मकसद का कहना नहीं है कि कारपोरेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा काम कर रहा है, अच्छा चालू है, लेकिन आज की स्थिति में जो मुद्दे सामने आ गए, वो मुद्दे जो सामने आया है कि जो उसके अंदर पहला जो मुद्दा है कि हमारे यहाँ जो वेंटिलेटर की जो मात्रा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट मुद्दे पे बात कर रहा हूँ जी। जो मुद्दा है, क्योंकि स्थिति है कैसी आज की तारीख में। असल काम सही है, काम अच्छा कर रहा है, कारपोरेशन हो, पुलिस हो या सामाजिक सेवा हो या सब कुछ काम अच्छा चल रहा है। लेकिन जो स्थिति, आज की स्थिति के बारे में मैं जरूर आपका ध्यान आपके यहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ। नई मुंबई में जितने कोविड हॉस्पिटल्स है और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स, दो कैटेगरी है, कोविड और नॉन कोविड। जो कोविड हॉस्पिटल्स है वो कोविड हॉस्पिटल में कारपोरेशन है, फिर 2 मेडिकल कॉलेज है, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। लेकिन आज की स्थिति में वहां वेंटिलेटर की जो हम बात कर रहे हैं कि आज वेंटिलेटर एक भी खाली नहीं है। कोविड पेशेंट के लिए वेंटिलेटर की जरूरत हो या जो नॉन कोविड हो, जी। उनके लिए जब वेंटिलेटर हो तो वेंटिलेटर की आज बिल्कुल खाली नहीं है, उसको एम्बुलेंस में ही रखना पड़ता है। कितना रखेंगे? दूसरा मुद्दा आ रहा है, उसके अंदर जो सुझाव है, सूचना है, समस्या है कि जो अल्प उत्पन्न घटक है, जो अल्प उत्पन्न जो फैक्टर घटक लोग है, जिसका उत्पन्न कम है, उनके लिए कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल, फिर 2 मेडिकल हॉस्पिटल्स जो सार्वजनिक तौर पे चल रहा है, उसके अंदर उनको मुफ्त है, वो पूरे फुल हो गए, उधर जगह नहीं है। जी। तो जो मुफ्त का जो
कॉमन लोगों के लिए जो मुफ्त हॉस्पिटल की जो जरूरत है वो फुल है। सेकंड बात, 2 मेडिकल कॉलेज में जो प्राइवेट उनके हॉस्पिटल्स है, वो हॉस्पिटल में लाख के बीच में बिल आ रहा है उनका, तो वो भी फुल है। इसीलिए कॉमन लोगों के लिए जो उपचार, जो सुविधा चाहिए, जो इलाज चाहिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल बंद हो गए हैं। जी। लेकिन जो प्राइवेट है, प्राइवेट का बिल आज की तारीख में 3 लाख से 10 लाख के ऊपर जा रहा है। बिल्कुल 3 लाख से 10 लाख के ऊपर जा रहा है। तो फिर वह कैसा हम इलाज ले सकते हैं, वहां इलाज कैसा कर सकते हैं? लेकिन वो भी फुल है, बिल्कुल वो भी फुल हो गया है। भगत साहब, किशोर आपसे, भगत साहब आपके पास आता हूँ मैं। किशोर आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से भगत साहब बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं, कॉस्ट इतना ज्यादा हो रहा है, हमें प्रशासन से तो बार बार ये सुनने में मिलता है कि बेड्स बहुत है, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से आ जा सकते हैं, बट लगातार इस तरह की खबरें आती हैं कि जब पेशेंट्स जाते हैं तो उन्हें वापस किया जाता है कि भाई बेड्स नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? भगत साहब बोल रहे हो, बरोबर बोल रहे हैं, वेंटिलेटर बेड नहीं है, ओके। वेंटिलेटर्स नहीं है। बाकी 800 बेड अभी भी उधर खाली है रेलवे स्टेशन पर, फोर्टिस में भी बेड खाली, बट जैसे साहब ने बोला वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। और आपने जैसे पूछा कि ये स्थिति का क्या चल रहा है नवी मुंबई का, तो जब मैं कोरोना पेशेंट को हैंडल कर रहा हूं, अभी मेरे वार्ड में 27-28 पेशेंट मिल चुके हैं जी। सबसे पहला मुद्दा है, जब वो टेस्टिंग को जा रहे हैं तो उनका 4 से 7 दिन लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्टिंग। बिल्कुल। उसका जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक वो बंदा नीचे घूम घूम के सबको कोरोना ऑलरेडी स्प्रेड कर चुका होता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये टेस्टिंग 1 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, इसका व्यवस्था होना चाहिए, या प्राइवेट जगह जाके टेस्टिंग करो, और जो गरीब लोग हैं उनका पैसा चाहिए तो कॉर्पोरेशन दे दो। बट अगर ये रोका नहीं जाएगा कि 7-7 दिन 4-4 दिन लोग कस्तूरबा बेचते हैं, कहीं बेचते, तो ये कभी भी कोरोना ठीक नहीं होगा। हजारों लाखों वेंटिलेटर लाओ, अपने देश का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, वो फैलते ही जाएगा। अभी ये जो टेस्टिंग का मुद्दा है, ये इतना बेकार हो चुका है क्योंकि कोई भी स्वैब दे के आता है, उसके बाद अपना भाजी लेने चला जाता है, दूध लेने चला जाता है, वही पैसा वो मेडिकल वाले को देता है, दूध वाले को देता है, कितने जन को वो फैला रहे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी एक तो पहले इनको रोकना पड़ेगा, दूसरा अभी कोरोना हो किसको रहा है, मोस्टली अबाउट 60-65 वाले लोग को हो रहा है। इनको सिर्फ मॉर्निंग वॉक का छोड़ के इनका बाहर घूमना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। मेरे वार्ड में जितने कोरोना पेशेंट मिले, वाशी में जितने लोग मिले, जितने यंगस्टर थे, सब ठीक होके आए। डायलिसिस का एक 70 ईयर्स का बुढ़ा भी ठीक होके घर पे आ गया, बट जो अबाउट 60 वो 2 जन मर गए, एक ही दिन में मर गए, सांस उनकी बंद हो गई, उनको वेंटिलेटर मिलता ही नहीं। मैंने ट्राई किया, मंदाता ने ट्राई किया, कमिश्नर ने ट्राई किया, कहीं भी वेंटिलेटर बेड नहीं मिला। 6 दिन पहले उनकी डेथ हो गई, पूरा दिन हमने ताकत लगाई थी। तो दर्शन भगत साहब बोल रहे हैं वैसा बरोबर है, वेंटिलेटर मिल नहीं रहा है। पहले तो अपने को कोरोना फैला कौन रहे उसके ऊपर आना चाहिए। अभी आप नया सिस्टम चालू है गवर्नमेंट का गाइडलाइन, जिसको भी कोरोना है उसको घर के अंदर ही होम क्वारंटाइन करना है। बट मैं देखता हूँ तो कोरोना हुआ है वो भी बाहर घूम रहा है। मैंने कमिश्नर साहब का मीटिंग लिया, बोला साहब उनके विजिबल पार्ट पे कुछ ऐसा स्टैम्प बनाओ, या इस तरफ कहीं कुछ तो बनाओ ऐसा कि घर के बाहर नहीं निकले, ये लोग ही घर बाहर से निकल के जाके कोरोना फैला। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं किशोर आप। जो टेस्टिंग का मामला, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। कंधारी साहब, आप भी ये देख रहे होंगे, इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि पेशेंट्स की डेथ हो जाती है और रिजल्ट नहीं आते हैं, और फिर बॉडीज काफी टाइम पे रहती हैं। ये सब काफी हरासमेंट है कि पहले टेस्ट नहीं हो रहे हैं, और टेस्ट होते हैं तो फिर डिले हो रही है, तो फिर इलाज कब होगा? और जैसे कि किशोर ने कहा कि ये फिर फैलता जाता है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी आज की तारीख में अगर हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो 1,39,000 केसेस है, और एग्जाम्पल आप अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 18,000 केसेस है, केरला में देखेंगे तो 3,500 केसेस है। तो नवी मुंबई में इतनी तकलीफ क्यों है? मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 14 जून को सुबह 10 बजे NMMC हॉस्पिटल में एक 82 ईयर ओल्ड की लेडी को एडमिट किया गया। उनका स्वैब लिया गया 14 तारीख को 10 बजे सुबह, और आज तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। बिल्कुल यही हो रहा है। 4 दिन पहले मेरे पास ये मैटर आया है। 4 दिन से जवाड़े साहब के साथ फॉलोअप चालू है। कल शाम को उनको SMS करके पूछा कि क्या पोजीशन है, तो बोलता रिपोर्ट नहीं आई है। आज 24 तारीख है, 10 दिन में अगर एक इंसान की रिपोर्ट नहीं आती है
तो उनकी क्या स्थिति होगी, क्या काम हो रहा है। और आप बोलते हैं काम हो रहा है नवी मुंबई में, बिल्कुल नहीं हो रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? लोगों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने स्वैब टेस्ट दिया है, अगर आपको परेशानी लग रही है तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को ही खतरे में नहीं डाल रहे हो, अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हो, पूरे देश को खतरे में डाल रहे हो। हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। और वेंटिलेटर बेड क्यों नहीं है, उसके ऊपर क्या स्टेप्स उठाए गए हैं? कमिश्नर साहब को उसका जवाब देना चाहिए था। क्यों इतनी डिले है हर ऐसा नहीं है चीज? कि अभी हुआ, ये 3-4 महीने हो गए हम इससे जूझ रहे हैं। 4 महीने में बहुत कुछ हुआ जा सकता था। कोई पैसे की कमी नहीं है। 2000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं एनएमएमसी में। क्या एफडी के लिए रखा हुआ है वो पैसा पब्लिक का? वो पब्लिक के लिए यूज करने के लिए पैसा है। ऐसे टाइम पे अगर आपने यूज नहीं किया तो पैसे का क्या मतलब है? आपको पता ही होगा सारे नवी मुंबई वालों को, एक सोशल एक्टिविस्ट अमर अग्रवाल, जी उनको 2 घंटे 3 घंटे तक बेड नहीं मिला था। उनके भाई साहब अतुल जी हमारे बहुत अच्छे पुराने मित्र है, अमर भाई अगर स्वर्गवास हो गए। इस सब चीज का जिम्मेदार कौन है? पालिका को पैसा खर्चा करना चाहिए जनता के लिए, जनता का पैसा है। एफडी रख के कुछ मिलने वाला नहीं है उसके बाद में। बिल्कुल। भगत साहब, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आप तो पालिका के पार्ट रहे हैं और अभी ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर है, पालिका के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है, जैसे अमर अग्रवाल की भी बात कही गई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अच्छा यंग आदमी वो नहीं रहे, सोशल वर्कर थे वो, और उनको एडमिशन को लेकर इशू हुआ। इनफैक्ट उनके देहांत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। बार बार हमारे को पालिका से मिलता है कि ये एम्बुलेंसेज रेडी की जा रही है, वो एम्बुलेंसेज रेडी की जा रही है, हम एनएमटी बस को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वहां से एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, पालिका से नहीं मिल रही थी, और राजू शिंदे वगैरह इनको मेहनत करनी पड़े और फाइनली हुआ। तो ये पूरा सिस्टम 3-4 महीने में अभी तक हमारा सही नहीं हुआ, जबकि क्लेम्स तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। मेरा कहना वही है कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे चीज कारपोरेशन के या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के निगरानी पर या उनके मार्गदर्शन तत्व पे हो रहा है, लेकिन आज जो स्थिति है वो आज की स्थिति इतनी भयावह और गंभीर है कि हम सोच नहीं सकते। मेरा ये कहना है कि आपको मैं 2 दिन पहले का आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी जी तो उस समय उसको किधर भी उसको बेड नहीं मिला। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं। जी आखिर तक उसको बेड नहीं, इसीलिए उसको हमने जो कार्डियोलॉजी एम्बुलेंस होता है उसके अंदर एडमिट किया। अरे बाप रे। हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया, एम्बुलेंस में एडमिट किया। 12 घंटे का उसको पे किया, फिर उसको दूसरे दिन सुबह शाम को 6 बजे से लेके दूसरे दिन 12 बजे तक उसको एम्बुलेंस में एडमिट करना पड़ा और फिर बाद में उसको बेड मिला। फिर हमारे ये ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन किधर मिल रहा है? जब हमारे पास ऑक्सीजन हो, क्योंकि हमारे सामने जो सोर्स लगा है कारपोरेशन, मेडिकल कॉलेज के जितने सोर्स थे, कोऑर्डिनेटर थे, उनसे माध्यम से हमने ये उनको सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला उनको। इंडिया में उनको एडमिट किया वो कार्डियोलॉजी एम्बुलेंस के अंदर। इसका मतलब ये है कि आज हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। आज हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए हम एक मूवमेंट चलाना चाह रहा हूँ कि वी नीड ऑक्सीजन, बिल्कुल। वी नीड ऑक्सीजन मूवमेंट। हम अभी ये जो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग उसके अंदर स्वयं ऑक्सीजन मांगने वाले हैं। लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन मांगने वाले, इसीलिए ऑक्सीजन मूवमेंट, वी नीड ऑक्सीजन मूवमेंट फॉर सेव लाइफ बाय हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल। ये स्वयं घोषित लोगों को जैसा घर वापसी के लिए कौन सा भी मूवमेंट नहीं चला, उसके कोई नहीं था, लेकिन ये मूवमेंट भविष्य में होने वाला है सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। और इसीलिए कायदा और सुव्यवस्था भी खतरे में आया है। जैसे घर वापसी के दरमियान उस समय कायदा और सुव्यवस्था की स्थिति खतरे में आ गई थी। अभी भी जो लोगों को तकलीफ है उनको ही पता है कि जब वो उसको तकलीफ, जो वो
कोरोना पेशेंट हो, कोविड पेशेंट हो या नॉन कोविड हो, उनको जो हॉस्पिटल एडमिशन के लिए जो तकलीफ आ रहा है, उसका परिवार, उसका जो हिस्से थे, उनको समझ में आ रहा है क्या तकलीफ हो रही है। तो इसीलिए वो जो मूवमेंट, स्वयंस्फूर्त जो मूवमेंट चलने वाला है, तो इसीलिए आज की तरफ दूसरा मुद्दा जेडी जी, एक ये मुद्दे पे मैं किशोर पाटकर से भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये गरीबों की बहुत मदद करते हैं, लोगों में बहुत मदद जारी है इनकी भी, मैं जानता हूँ। ये जो अभी बात उठाई गई थी कि जो कॉस्ट है हॉस्पिटलाइजेशन का, ये भी बहुत ज्यादा है। आज हम बोल रहे हैं कि एग्जीबिशन सेंटर में 1200 बेड का कोविड सेंटर बना दिया गया है, लेकिन जैसे भगत साहब बोल रहे हैं, आज भी एक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है एक आदमी को, पेशेंट को एडमिट करने के लिए। ये सब होने के बावजूद भी लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ भागना पड़ता है, जहां बेड अगर नसीब से मिल गया तो फिर जो कॉस्ट है वो लाखों में जा रहा है। क्या कॉर्पोरेशन इसमें कुछ नहीं कर सकती, या कुछ कर्ब्स नहीं लाए जा सकते हैं इसमें? अभी मेरे को बताइए, अभी जो पेशेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, अब इसके बाद जो धमाका होने जा रहा है अनलॉक के बाद, अपने को पूरा फोकस उसके ऊपर सोचना चाहिए। अभी ये एपिडेमिक कॉस्टिंग के बाहर चला गया है ऑलरेडी। कितना भी पैसा देने को लोग तैयार हो जाएंगे तो भी बेड मिलने वाला नहीं है। ऐसा उदाहरण मेरे दोस्त एक बिल्डर का देहांत हो गया, उनको कई प्राइवेट में मिला नहीं, वो 50 लाख रुपए भी देने को तैयार थे। अब अपन इसके बाहर चले गए। अभी लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना बंद करना चाहिए। अपने को तकलीफ होती है, खुद का ध्यान खुद देना चाहिए। अभी ये कोरोना मुझे कैसा नहीं होगा, पूरा आपका मीडिया, ये जो हमारे सब बैठे सम्मानित लोग, इन सब ने अपने अपने वार्ड में ध्यान देना चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए कि बाबा कोरोना होने से अभी अपने आप को बचा लो। ओनली अवेयरनेस और प्रिकॉशन ही इसका इलाज है। अभी कहीं बेड वेड नहीं मिलेगा। 3 दिन पहले भगत साहब जानते हैं, मेरे दोस्त की वाइफ को मैं इतना कुछ करके वोकाड हॉस्पिटल में एक बेड खरीद के उसको एडमिट करा, 2 दिन में कोमा में चली गई थी, ऑलरेडी सेक्टर 6 में रहती है। आप लोग मीडिया वाले भी थोड़ा, आपको जरूर मैं बोलना चाहूंगा, कोरोना का डर थोड़ा लोगों के मन से निकालने की कोशिश कीजिए। कुछ अच्छी न्यूज बताइए। इतना ज्यादा डरा चुके हैं आप लोगों के, लोग जाने को हॉस्पिटल में डरते हैं, भाई अपने भाई को हाथ लगाने को, मिलने को तैयार नहीं है। मैं लेके जा रहा हूँ पेशेंट, मेरे पास कई एग्जाम्पल है, घर में डैडी को हुआ है लेकिन बच्चों को नहीं हुआ है, उसकी वाइफ को नहीं हुआ है। ये इतना भी डेंजरस नहीं है कि जितना आपने कर दिया है। आपसे विनती है कि लोगों को खाली अवेयरनेस के बारे में बोलिए। कॉस्टिंग विस्टिंग सब चला गया। अभी इसमें मर रहा है ना गरीब आदमी मर रहा है, जिसके पास हॉस्पिटल में कोई साधन नहीं, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसको वेंटिलेटर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। अभी इन लोगों को भी खुद का जिम्मेदारी समझना चाहिए जेडी साहब, कि थोड़ा अपने को कोरोना हुआ है तो मैं बाहर नहीं निकलूं, थोड़ा प्रिकॉशन लूं। ओनली अभी आप मेरे को एक बात बताओ, दुबई में अपने बाद लॉकडाउन चालू हुआ, अपने पहले खुल भी गया, उधर का सब इकोनॉमी हो गया, उधर पेशेंट पूरा ड्रॉप हो गए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अवेयर होके, और गवर्नमेंट से उधर की पब्लिक डरती है, वो लोग फाइन इम्पोज कर रहे हैं। कोई उधर विदाउट मास्क के कहीं थूक नहीं रहा है, कहीं घूम नहीं रहा है। इतने बजे चालू, इतने बजे बंद। ये अगर अपने को भी राइट टाइम अगर अभी नहीं करेंगे, आप लोग करो मीडिया के थ्रू। और दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आती, मेरी एनएमएमसी सबसे बड़ी शिकायत है, अभी दशरथ भगत साहब है, मैं हूँ, उधर पारिक साहब है, ऐसा हर वार्ड में लोग कार्य करने को उत्सुक है, जो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। हम डोर टू डोर सबको जानते हैं हमारे वार्ड में, हमारी हेल्प क्यों नहीं ली जा रही पालिका ने? क्या हो जाता? आपके बारे में तो कहा जा रहा है आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, आप लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि एक्स कॉर्पोरेटर्स डिस्टर्ब करते हैं। उसको लगता है उसको लगने दो, जिसको रियल हेल्प करना चाहिए ना, आप हमारी हेल्प क्यों नहीं ले रहे हो? जरा भी हमसे कांटेक्ट नहीं किया जा रहा है। इलेक्शन जाने दो, जो आएगा तब आएगा, बट अभी हम लोग तैयार है हेल्प करने को। दशरथ भगत अकेला वाशी को संभाल सकते हैं, क्यों हमको प्रशासन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है? मेरा वार्ड सबसे छोटा है, सेक्टर 9-2, जो आधा सेक्टर उसके अंदर, मैं संभाल लूंगा वो, हमारी हेल्प भी नहीं ली जा रही। अभी लोगों का बाहर निकलना, अगर बेवजह 65 ईयर्स ओल्ड के लोगों का बाहर निकलना बंद नहीं करोगे, ये वही लोग हैं। और आप देखो उनके घर में उनका बेटा जवान है, बहू होगी, वो बाहर नहीं निकलते। मैं देख रहा हूँ, मेरा सेक्टर 9 मार्केट में घर है, हाथ में थैली लेके एजेड पीपल नहीं निकल रहे। उनके घर के लोग क्यों नहीं? यही लोग जाके इन्फेक्ट होके आते हैं, इनसी डेथ रेट बढ़ रहा है, और इनकी वजह से कोरोना उनके घर में फैल रहा है। जितने भी केसेस है उस सब में डैडी घर के बाहर गए थे, दादाजी गए थे, और वो कोरोना लेके आए। मेरे यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, और फैटल उनको ही तकलीफ, मतलब उनकी जानी खतरे में। यंग लोगों को 6-7 दिन में ठीक होकर सब रिटर्न आ रहे हैं। अभी आप लोग दशरथ भगत साहब, आप सब लोग नई मुंबई कॉर्पोरेशन पूरा ध्यान अवेयरनेस पे दो, फाइन इम्पोज करो। मैं पैसे का नहीं बोल रहा हूँ, लोगों का अपने को जो ये पेशेंट बढ़ने की जो तादाद है, अभी उसको नहीं कंट्रोल किया तो अपना देश, अपना महाराष्ट्र, अपना नई मुंबई पूरा बर्बाद हो जाएगा, जिस तरीके पेशेंट बढ़ रहे हैं।
अभी लोग समझते क्यों नहीं, मैं देखता हूँ फिर भी लोग वैसे ही थूक रहे। मेरा घर मार्केट के इधर वही रास्ते पे थूकते, जा जाके झगड़ा करो। बट अभी पुलिस थक गई है, प्रशासन थक गया है, और एम्बुलेंस नहीं मिलता है। एम्बुलेंस खड़ी है, ड्राइवर आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल वो सोचता है इनको खतरे में डालूं, मुझे क्या जरूरत है। वो अपने परिवार के लिए भी डर रहा है ना। जी और बिल्कुल। एक बात बता, इधर मनेका मैडम है, मनेका पाटिल है, उधर सेक्टर 6-8 संभाल रही है, इधर हमारे वर्मा मैडम है। ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के आज भी पेशेंट के घर जाते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। वो कितना करेंगे, कि 200 पेशेंट हैंडल करेंगे? उनके घर में भी तो उनके बच्चे हैं ना, उनके लिए वो भी डर रहे हैं। ये बिल्कुल सब चीज से बाहर लोगों ने अपना ख्याल खुद रखना चाहिए जेडीजी। और हॉस्पिटल का बेड उधर पड़ा है, अपने पास पैसे पड़े हैं, पारिक साहब बोल रहे हैं ऑक्सीजन मंगाओ, सिलेंडर मंगाओ, एटलीस्ट जान तो बचा लो जितनी जन की बचा सकते हैं। अगर ये कंधारी हमारा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो बहुत वैलिड पॉइंट है कि अब आगे तो बढ़ना है, हमें इससे सामना तो कर ही रहे हैं हम, प्रशासन को तो हम बता रहे हैं गलतियां हो रही है, लेकिन जैसे किशोर बोल रहे हैं कि हम खुद भी तो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, और हम ऐसे निकल जा रहे हैं जैसे कि सब कुछ हो गया है और फिर हम घर में कोरोना वापस लेकर आ रहे हैं। आप को क्या लग रहा है, ये अवेयरनेस 3-4 महीने तो हो रही है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात? मुझे 3 महीने से कोरोना क्यों नहीं हुआ? मैं रोज पेशेंट लेके जा रहा हूँ सेक्टर 9-10 के, मैं मेरी गाड़ी से, मैं पनवेल के क्वारंटाइन सेंटर में छोटे बच्चों को ले गया हूँ, वहां से लाके मैंने यहाँ टेस्टिंग करा है। देखिए मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ, मैं हैंड ग्लोव्स पहन रहा हूँ, मैं सैनिटाइजर जेब में लेके घूम रहा हूँ, मैं डिसइंफेक्ट कर रहा हूँ कार को। ये लोग हैंड ग्लोव्स पहन के या अच्छा मास्क पहन के नहीं निकल सकते क्या? इतना तो अपने देश की गरीबी नहीं ना कि मास्क नहीं पहने, इतना तो समझना चाहिए ना। अभी आप मेरे को बताइए 65 के ऊपर के जो लोग हैं जिनकी जान को खतरा, उनको निकलने की जरूरत क्या है बात? बिल्कुल। अब कोरोना कंधारी साहब, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में कि क्या हम लोग भी तो गलती कर रहे हैं? देखो, मैं तो कई बार ऐसा कह चुका हूँ कि हर एक को अपना ध्यान जरूर देना है, सैनिटाइज करना जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, हैंड ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राजकारण नहीं होना चाहिए ऐसे समय पे। लोगों का काम कैसे बेहतर हो सके उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रशासन की गलतियां थोड़ी नहीं है सर, बहुत सारी गलतियां हैं जो उसको सुधारना बहुत जरूरी है कंट्रोल में लाने के लिए। जनता से तो मैंने थोड़ी देर पहले भी रिक्वेस्ट किया कि आपको अपना ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि कोई और ख्याल रखेगा वो बात की बात है, पहले आपको ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, देश का ख्याल रखना है। अभी जैसे एनएमएमसी हॉस्पिटल के इधर सब अपने पेशेंट को भेज रहे थे, वहां पे एडमिशन नहीं हो रहा था। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता है पूर्णिमा जी, उनका मेरे को फोन आया कि सर एडमिशन नहीं हो रहा। फिर मुझे बात करना पड़ा कि भाई इनको एडमिशन क्यों नहीं हो रहा, हम आए क्या उधर धरना करने के लिए, ये कोरोना के टाइम भी, जब जाके उनको वहां पे एडमिशन मिलता है। अभी हॉस्पिटल वाले हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट का आदेश है कि आप ज्यादा बिल नहीं चार्ज कर सकते हैं, फिर भी 5-5 लाख के बिल रेस किए जाते हैं। फिर हमारे माजी खासदार साहब माननीय श्री किरीट सोमैया जी को मैसेज जाता है, उनको इंटरवीन करना पड़ता है, सीपी साहब को इंटरवीन करना पड़ता है, बाद में उनका बिल कम होता है। ऐसा सिचुएशन क्यों है? लोगों को इस सिचुएशन में तकलीफें क्यों है? और कल ही आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि 70 आदमी मलाड के वहां से जो पॉजिटिव टेस्ट हुए वो गायब हो चुके हैं। वो 70 में से 7 आदमी नवी मुंबई भी आ सकते हैं जी। वो 7 से 700 आदमी को होगा, 700 से 7000 आदमी को होगा। हम सबकी जवाबदारी है कि हमारे यहाँ पे कोई नया आदमी आता है तो उसको कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस स्थिति में आ रहा है, वो जानना हम सबको जरूरी है, और प्रशासन को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी बहाने आप देश की सेवा कर सकते हैं। अगर एपीएमसी पे पहले दिन से कंट्रोल किया होता तो आज नवी मुंबई का फिगर 5000 के ऊपर नहीं गया होता था। स्टेप्स अगर पहले ही कदम उठाए हुए होते थे तो आज ये पोजीशन हमारी नवी मुंबई की नहीं होती थी, क्योंकि सबको पता है कि 70% केसेस एपीएमसी से निकले हैं। सही बात है। ये सब्जी तरकारी खरीदने के आपको फोन पे मिल सकता है, आपको बाहर जाके खरीदने की जरूरत नहीं है ना। प्रॉब्लम यही हो रही है कि हम खुद अपने जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, और हम बहुत आराम से सब काम कर रहे हैं जैसे हमें कुछ नहीं होगा। जेडी साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो सामान चाहिए, चलो हर एक कोई फोन पे ऑर्डर नहीं कर सकता है, लेकिन नीचे किराने की दुकान है, चलो मैं मानता हूं कि नीचे किराने की दुकान पे 4 आना महंगा मिलेगा, लेकिन आपको एपीएमसी तक जाने के लिए 2000 रुपए का सामान लेने के लिए एपीएमसी में लाइन में खड़े रह के अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत तो नहीं है ना सर। बिल्कुल सही बात है। भगत साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, आप जैसे लगातार बोलते हो, सही बोलते हैं, ये जो भय है
इसको निकालने की जरूरत है लोगों में, कि सिर्फ डरा डरा के नहीं रखना है। लेकिन कभी कभी ये भी दिखता है कि भय निकालने के चक्कर में लोग कुछ ज्यादा ही फ्री हो जा रहे हैं और डर ही नहीं रहे, जिस तरह से अभी किशोर ठक्कर भी बता रहे हैं, कंधारी साहब भी बता रहे हैं। पहले मेरा एक मुद्दा और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो जो कॉमन आदमी को जो अभी हॉस्पिटल जो उपचार जो मरीज को जो का इलाज हो रहा है, जी उनके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो योजना निकाली कि महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना, जी वो उस योजना स्कीम है, वो स्कीम 7 हॉस्पिटल में चालू होना चाहिए। आज एक भी हॉस्पिटल चालू नहीं, ताकि जो बीमार उनको सपोर्ट मिले, बिल्कुल। तो वो चालू होना चाहिए और वो हर हॉस्पिटल में चालू होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे मुद्दे निकाले हैं जी और वो लेटर देने वाला हूँ, उसके अंदर पूरे सुझाव सब पूरे उसके अंदर समस्या है और समस्या के बाद में सुझाव भी है, ये मैं देने वाला हूँ। मैं कमिश्नर कमिश्नर है, फिर मुख्यमंत्री साहब हो, तो सबको हम देने वाले। तो जो आज के इलाज ले रहे हैं उनको तो वो स्कीमें तो लेके आइए जी ताकि उनको सपोर्ट तो मिले। बिल्कुल। रहेगा आपका सवाल जेडी जी की लोगों को हमारा एक ही लोग भय जो है, भय निकलना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन भय निकलना इसका मतलब ऐसा नहीं कि बस किधर भी जो इन्फेक्शन हो, हमें इन्फेक्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। दुख इस बात का हो रहा है कि जब कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, कि मास स्क्रीनिंग कार्यक्रम जो हो रहा है, प्रोग्राम्स हो रहा है, कितने लोग आ रहे उधर, बहुत सारे कम लोग पार्टिसिपेट हो रहा है, लोग आ नहीं रहे वो तो वहां, लेकिन कुछ चीज खरीदी करने के लिए वहां डर रहे हैं क्योंकि वहां भीड़ होगा, हमें तकलीफ होगा, वहां डर है उनको। लेकिन जब जा खरीदी करना है उधर डर नहीं उनको, वहाँ फौरन बहुत वहां पूरा झुंड के झुंड लगे हुए हैं। बिल्कुल। फिर सब्जी हो, इस चीज के लिए कितने भीड़ है वहां, ये लोगों को क्यों नहीं समझ रहे कि हमें दूर रहना चाहिए। लोगों को डर, अभी भी डर नहीं कि लोगों को पता नहीं कि हॉस्पिटल में उनको कॉट नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तो लोगों को अभी उसके लिए जानकारी नहीं है। जिस दिन उनको लोगों को जानकारी होगी कि जब इलाज के 4 कोविड के 4 मरीज है, उसके अंदर पहला जो आता है उसके अंदर उसको वेंटिलेटर की जरूरत है, दूसरा उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, नॉर्मल ऑक्सीजन, तीसरा जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसको दवा पानी की जरूरत होती है, और चौथा है वो क्वारंटाइन होता है। ऐसे 4 टाइप के हैं। लेकिन उसके अंदर जो क्वारंटाइन के बात आएगा, लेकिन लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आगे के आपको जब कुछ तकलीफ होगा आपके लिए इलाज के लिए कुछ भी साधन पैसा देने के बाद नहीं हो रहा है, कि लोगों को जब तक जानकारी नहीं हो तब तक लोग सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, तब तक छोटे छोटे चीज के लिए लोग मार्केट में नहीं जाएंगे। क्या लगता है कि कितना आज जो का हमारी जो एक फूड की जो नीड है, वो पहले समय हमारी चॉइस थी, जी चॉइस थी फूड की। आज हम वो फूड की चॉइस कितना रखेंगे, वो चॉइस की आज वो स्थिति नहीं है। फूड चॉइस आज के समय नहीं है। आज के समय हमें सिर्फ अच्छा गुड फूड मिलना चाहिए, और मिनिमम अच्छा फूड मिलना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का मिलना चाहिए, वो स्टोर करके रखो। बिल्कुल 15 दिन का हम सामान स्टोर के रख सकते हैं, लेकिन एक मिर्ची के लिए हम नीचे जा रहे हैं खरीदने के लिए, बिल्कुल आपने बहुत हम दूध के लिए सही बहुत सही तरह से समअप किया है कि लोगों को भी क्या करना है। टाइम खत्म हो रहा है। किशोर आपसे बहुत ब्रीफली कि आगे क्या कदम उठाने की जरूरत है स्थिति ठीक करने के लिए। सर पहले तो जैसे बोलो टेस्टिंग जरूरी होना चाहिए। कोरोना कोरोना करके बैठोगे, कोरोना से मरोगे तो मालूम है, लेकिन देश की इकोनॉमी जो नीचे जा रही है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर भी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो यंग है, जो काम कर रहे हैं, उनको बाहर जाके सेफली अपना काम करने दो। जो अबाउ 60 उनको घर में बैठने दो। कोरोना भी अंदर चला जाएगा और अपनी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, अपना देश वापस पहले जैसा सुलम हो सकता है। बट ये जो बुजुर्ग लोग निकल रहे, मैं सीधा ब्लेम कर रहा हूँ, मैं उनको ही देख रहा हूँ घूमते हुए, कुछ मास्क नहीं पहनते, कुछ नहीं पहनते। इकोनॉमी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लोग भूख से मर रहे हैं, रोज वार्ड में से फोन आता है, घर में थोड़ा राशन भर दो, थोड़ा पैसा दे दो, ये रोज चालू है। मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ सर, हम देख रहे हैं काफी खराब है। कोरोना होगा नहीं होगा मालूम नहीं है, बट अभी और 2-3 महीने में कुछ इकोनॉमिक अच्छे सॉल्यूशंस नहीं आए
तो ये जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, इनकी स्टेट ऑफ माइंड और लाइफ कभी सुधरने वाली नहीं है। अपने को समझदारी करके चलाना चाहिए कि इकोनॉमी को भी बैलेंस करो। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये समझ के ये जो कोरोना कम नहीं हुआ था, इकोनॉमी सुधारने के लिए किया था ना, तो इकोनॉमी सुधारने वाले मेजर्स एनएमएमसी ने लाना चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो डोंट माइंड चैनल भी बंद हो जाएगा, हमारा काम भी बंद हो जाएगा, ये इंटरव्यू लेने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हार्श वर्ड्स है, बहुत एक रियलिटी है और एक सच्चाई की बात है। कंधारी साहब, आपके हिसाब से फाइनली के क्या कदम उठाने पड़ेंगे कि हम ये हालात सुधरे? बात तो इनकी एकदम सही है कि अनलॉक इसके लिए किया गया है कि इकोनॉमी को प्लेस करने बराबर से, नहीं तो परिस्थिति जैसे कि कहा कि बहुत खराब है। मुझे तो अनजान लोगों के मैसेज आए, सर हम क्या करें, खाली हमारे YouTube देख के लोगों का मैसेजेस आए विच इज ऑन रिकॉर्ड। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट और एनएमसी, मैंने हमारे कमिश्नर साहब को भी मैसेज, एक ईमेल भेजा था कि आप प्राइस हाइक को कंट्रोल में करने की कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए, क्योंकि भाव हर चीज के इतने बढ़ा के रखे हुए हैं, चाहे वो सब्जी के हो, अनाज के हो, फ्रूट के हो, कि आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कुछ भी। मैंने 27 मई को हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब उद्धव ठाकरे साहब को एक मेल भेजा था कि इलेक्ट्रिक बिल आप वेव ऑफ कर लीजिए, क्योंकि इस समय इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की बहुत खराब है, लोगों को राहत मिल जाएगी, लोगों को राहत की इस वक्त बहुत जरूरत है। लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज इस 3 महीने में आपको ऑक्सीजन की कीमत पता चल गई होगी कि ऑक्सीजन नहीं मिलने से आपकी क्या हालत होगी। समय है, बारिश का मौसम है, एक इंसान अगर एक झाड़ लगेगा, जी बिल्कुल कंधारी साहब, बहुत सही है और लग जाएंगे आज। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऑक्सीजन की कीमत आपको आज पता चला है। समय खत्म हो ग्रीनरी रहा है, मेंटेन बहुत कीजिए। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स, क्योंकि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपको पता है कि क्या काम हो रहा है। और हम ये चर्चा और जारी रखेंगे और एपिसोड्स करेंगे, बट यही है कि प्रशासन को बहुत संभालना होगा और लोगों को भी संभालना होगा, यानी प्रशासन और लोगों को दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, दोनों को अलर्ट रहना पड़ेगा, और हम तभी इस सब समस्याओं से बाहर निकल सकेंगे, लॉकडाउन से आगे बढ़ सकेंगे। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हम ये बता दें सभी से कि किशोर पाटकर साहब ये कहना चाह रहे हैं और सभी को बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और वो जरूर उनकी मदद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज पे चर्चा पे फिलहाल इतना ही, अगली बार नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.